हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्रैक। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जो है व्हाट इज अपेंडिसाइटिस। डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट हैविंग एक्यूट अपेंडिसाइटिस या अपेंडिकुलर लंप। दोस्तों, आप लोग को इस दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, या तो अपेंडिकुलर लंप के बारे में बोलेगा लिखने के लिए, या फिर अपेंडिसाइटिस के बारे में, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के मैनेजमेंट के बारे में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए इसके आंसर पे हम लोग बढ़ते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। कहने का मतलब है कि अगर वर्मीफॉर अपेंडिक्स, हमारे अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस। अब इसका इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ साइंटिफिक, इटियोलॉजी का मतलब हुआ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केस ऑफ डिजीज़। तो क्या केस हो सकता है जिसके कारण ये डिजीज़ होगा, किस केस में ये डिजीज़ होगा। कॉमनली अकर इन यंगर एज अप टू 40 ईयर्स। ये डिजीज़ 40 साल तक के इंसान को हो सकता है। प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, अगर कभी भी पहले एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है तो भी उस केस में अपेंडिसाइटिस का चांस होता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमेन बाय फिकोलिथ, अगर अपेंडिसाइटिस के केस में ये होता है कि अगर अपेंडिक्स के ल्यूमेन में फिकोलिथ अगर ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, फिकोलिथ उसके ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, बंद कर देता है, तो उस केस में भी अपेंडिसाइटिस होता है। ट्यूमर ऑफ सीकम और अपेंडिक्स, अगर सीकम या फिर अपेंडिक्स में ट्यूमर हो गया तो भी उस केस में अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। फाइब्रस कंडीशन इज़ द बॉवेल वॉल, फाइब्रस कंडीशन इज़ द बॉवेल वॉल, यहाँ इज़ द नहीं होगा, इन द बॉवेल वॉल होगा। तो अगर बॉवेल वॉल में फाइब्रस कंडीशन मतलब फाइबर्स वहाँ पे जमा हो जाएंगे तो उस कंडीशन में अपेंडिसाइटिस का खतरा है। स्वेलिंग ऑफ द स्मॉल बॉवेल, अगर स्मॉल बॉवेल में स्वेलिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, तो उस केस में भी हमारा अपेंडिसाइटिस हो सकता है। एक्सटर्नल ऑक्लूजन ऑफ द बॉवेल बाय एडहेशन, एक्सटर्नल ऑक्लूजन ऑफ द बॉवेल बाय एडहेशन, अगर एडहेशन के थ्रू बॉवेल से ऑक्लूजन हो गया अपेंडिक्स का तो फिर भी अपेंडिसाइटिस का खतरा होगा। ठीक है। हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट, अगर आप अपने डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उस केस में भी अपेंडिसाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या सब है। वेन एपिगेस्ट्रिक और पेरी अम्बिलिकल पेन वेन प्रोग्रेस टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसमें होता है ना कि आपको एपिगेस्ट्रिक, पेरी अम्बिलिकल रीजन में और एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को फोटो में दिखा देता हूँ। ये हुआ हमारा एपिगेस्ट्रिक पेन, एपिगेस्ट्रिक रीजन में, इस रीजन में हमारा अपेंडिक्स के केस में पेन होता है। और ये पेरी अम्बिलिकल रीजन हुआ, ये एपिगेस्ट्रिक रीजन है। एपिगेस्ट्रिक रीजन में भी पेन होता है और अम्बिलिकल रीजन में भी पेन होता है। ठीक है। एक चीज़ और कि ये ऑब्स्ट्रक्शन मैंने ऊपर डिस्कस किया था, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमेन बाय फिकोलिथ, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमेन बाय फिकोलिथ, ये इस कंडीशन को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये अपेंडिक्स का ल्यूमेन है, ये अपेंडिक्स का ल्यूमन है। इस ल्यूमन में ये फिकोलिथ है, ये फिकोलिथ है, और जो है फिकोलिथ के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है, पेन होगा पेरी अम्बिलिकल रीजन और एपिगेस्ट्रिक रीजन में। एनोरेक्सिया हो सकता है, एनोरेक्सिया इट मीन्स भूख कम लगना, खाने का मन नहीं करना, नोज़िया, बुखार, वॉमिटिंग की तरह लगना, और वॉमिटिंग, लो ग्रेड फीवर, ये सारा चीज़ हो सकता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। टेंडरनेस एट एमसी बर्नीस पॉइंट, एमसी बर्नी पॉइंट के पास टेंडरनेस होने लगता है, दर्द होता है। एमसी बर्नी पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ की हमारा अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। बिटवीन ये हमारा अम्बलाइकस एंड राइट इलियक फोसा के बीच में होता है प्लेस। रिबॉन्ड टेंडरनेस, रिबॉन्ड टेंडरनेस मीन्स हुआ कि अगर हम उस साइड पे प्रेशर जनरेट करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा पेन होगा, उस पेन को बोलेंगे रिबॉन्ड पेन टेंडरनेस।
कॉन्स्टिपेशन एंड पेन ऑन डिफिकेशन, डिफिकेशन के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन का पूरा प्रॉब्लम आएगा और पेन भी होगा बहुत ज़्यादा। रोब-सिंक साइन एलिक्टेड बाय पाल्पेटिंग द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, अगर हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में लेफ्ट क्वाड्रेंट में पाल्पेट करेंगे तो हमको राइट क्वाड्रेंट में पेन करेगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रोब-सिंक साइन। ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन में क्या होता है? ब्लोटिंग एंड स्वेलिंग इन द बेली एरिया, बेली एरिया में ब्लोटिंग और स्वेलिंग हो जाता है। प्रेशर ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, हाई WBC काउंट हो जाता है हमारा। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में क्या सब होता है? क्लिनिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हम लोग क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसको, पाल्पेट और भी अदर मेथड से हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। CBC करवाते हैं, एब्डोमिनल एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि अपेंडिक्स का मतलब साइज शेप कैसा है। CT स्कैन कराते हैं और उससे अप्रोप्रिएट ढंग से हमको पता चल जाता है। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी लास्ट टाइम हम लोग को अगर इस सब में पता नहीं चलता है तो हम लोग सीधा लेप्रोस्कोपी के थ्रू लेप्रोस्कोप डाल करके सीधा अपेंडिक्स देखते हैं कि उसमें इन्फेक्शन है या वो सही है या कहीं और से पेन हमारा हो रहा है। मैनेजमेंट क्या है? अपेंडिसाइटिस का मैनेजमेंट क्या है? इसमें अलग अलग प्रकार के मैनेजमेंट है। फर्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंटीबायोटिक थेरेपी टू रिड्यूस इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक प्रयोग करेंगे हम लोग। पहले तो इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को रिड्यूस करना होगा। एनाल्जेसिक टू रिड्यूस पेन, एनाल्जेसिक पेन अगर है तो उसमें एनाल्जेसिक मेडिसिन का यूज करेंगे। H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर हम यूज करेंगे। H2 ब्लॉकर का यूज हम लोग ड्यूडेनल अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। एंटीपायरेटिक टू कंट्रोल फीवर, एंटीपायरेटिक का यूज करेंगे, फीवर को कंट्रोल करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग का यूज करेंगे। IV फ्लूइड टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन रखना है हमको हमेशा, IV फ्लूइड इसका यूज करेंगे। 6 वीक्स एंटीबायोटिक थेरेपी इन केस ऑफ एपेंडिकुलर लंप देन आफ्टर अपेंडेक्टोमी इज डन, पहले तो हम लोग 6 वीक्स तक एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग अपेंडिकुलर लंप का ऑपरेशन या फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अगेन आगे हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत सारा है, पहले मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, अब दूसरा है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में है अपेंडेक्टोमी इज डन थ्रू करेक्ट अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस को दूर करने के लिए हम लोग अपेंडेक्टोमी लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। पहले मेडिसिन से उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं इसको अपेंडेक्टोमी करना पड़ता है हम लोग को। उसके बाद अपेंडेक्टोमी इन्वॉल्व्स टू रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स विथ 24 to 28 आवर्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स। एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में अगर हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हमें 20 to 40 आवर्स के भीतर हमको रिमूवल करना होता है अपेंडिक्स का। द सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ये पूरा सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में परफॉर्म किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट, अब नर्सेज का क्या मैनेजमेंट करना है? प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ऑपरेशन से पहले क्या मैनेजमेंट करेंगे? असेस केयरफुली द पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स, इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस, लेबोरेटरी डाटा, हर एक चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे और इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस भी देखेंगे। मॉनिटर द वाइटल साइन, वाइटल साइन में हमारा जो भी है वो सारा चीज़ देखेंगे। गिव एन IV फ्लूइड इन्फ्यूज़न टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस, फ्लूइड लॉस को पूरा करने के लिए हम लोग IV फ्लूइड हमेशा चलाते रहेंगे। क्लीन द इंटायर एब्डोमिनल एरिया बाय एसेप्टिक सॉल्यूशन, पूरा एब्डोमिनल एरिया को एसेप्टिक सॉल्यूशन के क्लीन कर देंगे। ऑब्टेन रिटेन कंसेंट ऑफ सर्जिकल प्रोसीड्योर फ्रॉम पेशेंट और देयर रिलेटिव्स आफ्टर गिविंग फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल प्रोसीड्योर्स विच विल हैव टू रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर। इसका मतलब हुआ कि हमें ऑपरेशन से पहले पेशेंट से कंसेंट पे सिग्नेचर करा लेना है, कंसेंट ले लेना है पेशेंट से, और हमें पेशेंट के सामने फुल्ली एक्सप्लेनेशन करना है, पूरा तरह से एक्सप्लेनेशन करना है क्या प्रोसीड्योर है ऑपरेशन का, कैसे ऑपरेशन होगा
और उसको इनकरेज करना है, उसके डर को भगाना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव टीचिंग, उसको पूरी तरह से टीच कर देना है पूरा ऑपरेशन के बारे में। प्रिपेयर फॉर एनेस्थीसिया एंड एडमिनिस्टर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर के द्वारा प्री मेडिकेशन, जो भी प्री मेडिकेशन बताया जाएगा उसे हम लोग को एडमिनिस्टर करना है, दे देना है पेशेंट को। प्रोवाइड लिक्विड डाइट देना है, ऑपरेशन से पहले हमें फुली लिक्विड डाइट पे पेशेंट को लेके चले जाना है। इंसर्ट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ऐसे भी कोई भी ऑपरेशन होता है तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा दिया जाता है, तो इसमें भी वही करना है। रिमूवल एंड स्टोर द पेशेंट ज्वेलरी, ऑपरेशन से पहले पेशेंट के ज्वेलरी को जो है रिमूव कर देना है। गिव एनाल्जेसिक एंड आईवी एंटीबायोटिक्स, हमें एनाल्जेसिक मतलब अगर उसको ज़्यादा चिंता वगैरह हो रहा है तो उसको शांत करेगा एनाल्जेसिक मेडिसिन, और आईवी एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। उसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, कि ऑपरेशन के बाद हमें क्या सब देखभाल करना है। मॉनिटर वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहना है, पेशेंट का वाइटल्स कैसा है। नॉट ऑनसेट ऑफ फीवर को देखना है, उसको जो ठंड लग रही है उसे भी चेक करते रहना है कि फीवर है या ठंड लग रही है। चेंज इन मेंटेशन एंड रिपोर्ट्स टू इंक्रीजिंग एब्डोमिनल पेन को हमेशा देखते रहना है कि ऑपरेशन के बाद एब्डोमिनल पेन कैसा है। उसके बाद उसके मेंटेशन भी करेंगे, मेंटल एबिलिटी का भी पता लगाते रहेंगे। जो है मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, इनटेक एंड आउटपुट को मॉनिटर करेंगे। बेसिकली इसमें नॉट द यूरिन कलर कंसंट्रेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह को चेक करेंगे। डिक्रीज आउटपुट ऑफ यूरिन इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन एंड नीड फॉर इंक्रीज्ड फ्लूइड, डिक्रीज अगर हो गया हमारा यूरिनरी आउटपुट तो हमको ये पता चलेगा कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा रहा है, तो हमें उस केस में फ्लूइड को तेज कर देना है, ज़्यादा फ्लूइड देने की आवश्यकता है। इंक्रीज पेशेंट टू कफिंग ब्रीदिंग एंड टर्निंग टू प्रिवेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को हमेशा उसके गले को साफ कराने के लिए कफिंग करवाना है, अच्छे से ब्रीथ करवाना है, और उस पेशेंट को टर्न करते रहना है ताकि उसका ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस कम हो, ब्रीदिंग अच्छे से होते रहे। डॉक्यूमेंट बॉवेल साउंड को मतलब देखते रहना है हमें किस प्रकार का बॉवेल साउंड है। पासिंग ऑफ फार्ट्स एंड पासिंग बॉवेल मूवमेंट्स, अब फार्ट्स और उसके बॉवेल मूवमेंट्स को भी हमको डॉक्यूमेंट करना है कि फार्ट्स आ रहे हैं या नहीं, बॉवेल मूवमेंट कैसा है। कीप पेशेंट एट रेस्ट इन सेमी फॉलर पोजिशन, पेशेंट को सेमी फॉलर पोजिशन आपको पोजिशन वाले वीडियो में मिल जाएगा। सेमी फॉलर पोजिशन में पेशेंट को लेटा देना है। इंस्पेक्ट इंसीजन एंड ड्रेसिंग, इंसीजन और ड्रेसिंग को हमेशा चेक करते रहना है, बदलते रहना है। नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम वुंड्स और ड्रेन्स प्रेजेंस ऑफ एरिथमिया, हमें ड्रेन्स का भी ध्यान देते रहना है कि ड्रेन्स में जो है जो जो फ्लूइड आ रहा है उस फ्लूइड का कलर कैसा है, वो ब्लीडिंग है, प्योर ब्लीडिंग है या फिर एब्सेस है, क्या है, या इन्फेक्शियस है, ये सारा चीज़ हम लोग चेक करते रहेंगे। एरिथमिया का मतलब हो गया रेडनेस ऑफ स्किन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंक्रीज अर्ली एम्बुलेशन नेक्स्ट डे आफ्टर द सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जरी होने के अगले दिन हमें उसको घर शिफ्ट कर सकते हैं। कीप हील बाय माउथ फॉर 24 आवर्स इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, हमें 24 आवर्स तक जो है माउथ से हील करना है। वॉच क्लोजली फॉर पॉसिबल सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, वॉच क्लोजली, हमें हमेशा पेशेंट के नज़दीक जा कर के सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस उसके देखते रहने हैं। एडमिनिस्टर फ्लूइड एंटीबायोटिक S2 रिसेप्टार ब्लॉकर्स एंड एनाल्जेसिक, हमें फ्लूइड देते रहना है पेशेंट को, एंटीबायोटिक टाइम पे देते रहना है, S2 ब्लॉकर्स को देते रहना है जो हमें
पेप्टिक अल्सर वगैरह को भी कम करने में मदद करते हैं। एंड एनाल्जेसिक पेशेंट जो अवसाद में जाते हैं उससे उसको बहुत राहत मिलता है, एनाल्जेसिक का यूज़ करते रहेंगे। ऑन डिस्चार्ज टीच द पेशेंट रिगार्डिंग द केयर ऑफ वुंड एट होम। पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले बता देना है कि वुंड का केयर कैसे करेंगे, उसको इन्फेक्शन से कैसे बचाएंगे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हमारा पूरा डिस्कशन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।